हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें अभी हम लोग विवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है जो कि हमारी हर सोसाइटी में होते हैं। तो चाहे वो फिर नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर हायर का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग ऑलरेडी विवाह के बारे में 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न विचारकों ने विवाह के बारे में क्या बताया है, कितने प्रकार के विवाह होते हैं। आज हम लोग विवाह से संबंधित जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि विवाह से संबंधित हमारे समाज में कुछ नियम भी पाए जाते हैं। तो आखिर में ये नियम कौन कौन से हैं, इसको आज हम लोग समझेंगे। विवाह से संबंधित नियम, रूल्स रिलेटेड टू मैरिज, आखिर में कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक समाज में विवाह से संबंधित कुछ नियम पाए जाते हैं। जीवन साथी के चुनाव के दौरान 3 बातें सामने आती हैं। पहला है कि चुनाव का क्षेत्र, आखिर में हमें विवाह करना है जिस व्यक्ति से, तो वो एरिया कहाँ पे है, हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे दूर है, तो इस प्रकार से चुनाव का क्षेत्र देखा जाता है। दूसरा जो है चुनाव का पक्ष, तो चुनाव का पक्ष कैसा है वो भी हम देखते हैं। और तीसरा है चुनाव की कसौटियाँ, आखिर में इसके लिए कौन कौन से कंडीशन होते हैं चुनाव करने के लिए। तो ये 3 जो बातें हैं, ये हम जीवन साथी का जब चुनाव करते हैं तो ये तीनों के तीनों बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्रभु की बात करें तो इनका कथन है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में जीवन साथी के चुनाव को नियंत्रित करने की दृष्टि से हिंदू विवाह को व्यवस्थित करने हेतु अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। तो ये बात पीएन प्रभु कहते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में जीवन साथी के चुनाव के लिए या इस किसको हम चुनाव करें या न करें, इसके लिए हमारे समाज में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। और ये जो नियम हैं, इसमें जो मेनली आता है वो होता है अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम। ये 4 भागों में हम बांट दिए हैं इन रूल्स को। अब एक एक को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर में क्या है ये अंतर्विवाह। इसको इंग्लिश में इंडोगेमी कहते हैं। अंतर्विवाह का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने हिस्से से करे। यहाँ पे बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक होता है अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय विवाह। यहाँ पे बात हो रही है अंतर्विवाह की, इंडोगेमी की बात हो रही है। अर्थात इंडोगेमी का मतलब कि एक सीमित एरिया या सीमित दायरे के अंदर ही विवाह करना। तो यहाँ पे इसका अर्थ जो निकलता है, इसको आप लोग अंतर्विवाह या फिर अंतर्जातीय या बहिर्जातीय विवाह से आप लोग इसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई। अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय विवाह होता है, अर्थात जाति के अंदर विवाह और जाति के बाहर विवाह। इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मैं बोलने में मिस्टेक कर गई। तो यहाँ पे आप लोग अंतः जातीय विवाह और अंतर्जातीय विवाह और यहाँ पे अंतर विवाह की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंतः जातीय विवाह मैं तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि अंतः जातीय विवाह की बात होती है तो ये हो गया जाति के अंदर विवाह। वहीं पे बात आती है जब अंतर्जातीय विवाह की आती है तो ये होता है इंटरकास्ट मैरिज, अर्थात जाति के बाहर विवाह। यहाँ पे बात हो रही है, जस्ट 1 मिनट, समथिंग इज समटाइम्स ये प्रॉब्लम कर देता है। ओके, 1 मिनट। सॉरी, समटाइम्स टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो मेरे हाथ में नहीं होती है। तो अंतर्जातीय विवाह अर्थात जाति के अंदर विवाह,
अंतर जाति विवाह अर्थात जाति के बाहर विवाह, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अंतर विवाह की। इसको हम जो अंतर विवाह है इसको एंडोगेमी कहते हैं, अर्थात अपने ही हिस्से में, अपने ही एरिया में, अपने ही क्षेत्र में विवाह करना, इसको कहते हैं एंडोगेमी। तो इन तीनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है कि अंतर जातीय विवाह और अंतर विवाह ये दोनों क्या एक ही हैं? दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। अंतर जातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज, जाति के बाहर विवाह, लेकिन अंतर विवाह का मतलब ये होता है कि हमारी जो, चाहे वो जाति हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे समुदाय हो, उसके अंदर ही विवाह करना, इसको हम अंतर विवाह अर्थात एंडोगेमी कहते हैं। रिवर्स, WHR रिवर्स की बात करें तो इन्होंने कहा है कि अंतर विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से ही विवाह साथी का चुनना अनिवार्य होता है। तो जिस ग्रुप के हम मेंबर होते हैं उसी में से ही हम अपना जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग एक केतकर का कथन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि कुछ हिंदू जातियाँ ऐसी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं करती हैं। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कोट है कि कभी हो सकता है एग्ज़ाम ये पूछ दिया जाए कि ये किसकी कही हुई बात है या यह किसका कथन है कि हिंदू जातियाँ कुछ ऐसी भी हैं जो कि 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं करती हैं, अर्थात वो जो 15 परिवार जो रिलेटिव्स के होते हैं उनके अंदर ही वो शादी कर लेती हैं। अब अंतर विवाह के कारण क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ एंडोगेमी? तो पहला है कि प्रजाति मिश्रण पर रोक, कि हम दूसरी अगर बाहर अपने समुदाय से बाहर शादी करेंगे तो प्रजाति मिश्रण हो जाएगा, तो इस पर रोक लगाने के लिए। सांस्कृतिक भिन्नता, क्योंकि हम भी अगर हम मान लेते हैं कि अपनी जाति के अपने समुदाय से अगर बाहर विवाह करते हैं तो सांस्कृतिक भिन्नता भी पाई जाती है। जन्म का महत्व होता है कि हम जहाँ पे जन्म पाए हैं और फिर जो हमारे एक ही कहेंगे कि वंश से जुड़े हुए लोग हैं तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसका एक कारण और था कि जैन एवं बौद्ध धर्मों का विकास, जब जैन और बौद्ध धर्मों का विकास हुआ उस समय भी जो अंतर विवाह अर्थात अपनी ही कम्युनिटी में विवाह करना ज़्यादा अस्तित्व में देखने को मिला। मुसलमानों के आक्रमण के कारण भी अंतर विवाह का हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसके कारण लोग सोचे कि नहीं, हमें अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही समुदाय में, अपने ही एरिया में विवाह करना चाहिए। वहीं पे बात अगर कहें बाल विवाह की, तो बाल विवाह के हमें अंतर विवाह का कारण एक बाल विवाह भी दिखता है कि चूँकि हम एक ही समुदाय में या एक ही सीमित क्षेत्र में विवाह करते हैं और ये पता है कि बाल विवाह जो है वो हमारे माता पिता के द्वारा होता था, तो चूँकि माता पिता ही डिसाइड करते थे कि बच्चे को किससे विवाह करना है, तो इसके लिए वो पहले से ही डिसाइड कर लेते थे कि हमें जो अपनी लड़की हो उसके लिए कौन सा लड़का सही रहेगा या लड़के के लिए लड़की। उपजातियों का यहाँ पे कट कर लीजिएगा, क्षेत्रीय केंद्रीकरण, तो एक सेंट्रलाइज तरीके से एक सीमित दायरे में उपजातियाँ रहती थी, इसके कारण भी अंतर विवाह देखने को मिलता था। व्यावसायिक ज्ञान की सुरक्षा, कि हर जो एरिया वाइज लोगों का पर्टिकुलर कुछ व्यवसाय हुआ करते थे, इसके कारण भी उनकी अपनी जो एक नॉलेज रहती थी उसको सीक्रेट रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए लोग उसी अपने ही समुदाय में विवाह करते थे ताकि वो जो है बाहर समुदाय से न जाए। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि बहिर्विवाह। बहिर्विवाह क्या है? इसे एक्सोगेमी कहते हैं। बहिर्विवाह से तात्पर्य एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। तो ये बात हो गई बहिर्विवाह की। रिवर्स ने फिर यहाँ पे एक कथन दिया है, बहिर्विवाह से बोध होता है उस विनिमय का जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। यहीं पे प्रभु का कथन है कि अपने उत्पत्ति के समय से लेकर प्रत्येक युग में बहिर्विवाह, यहाँ पे आप लोग कट कर दीजिएगा, कि नियमों से संबंधित इन 3 शब्दों गोत्र, प्रवर और पिंड के वास्तविक अर्थों के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना असंभव सा हो गया है। तो प्रभु का जो कथन है उसमें आप लोग देखेंगे गोत्र, प्रवर और पिंड की बात इन्होंने की है, जिसका हम कुछ वास्तविक कहाँ से ये कैसे को रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, ये बात प्रभु कहते हैं।
एक निकल के आता है गोत्र बहिर्विवाह। अब एक्सोगेमी की जब बात हो रही है तो एक्सोगेमी में या बहिर्विवाह में भी कई प्रकार के बहिर्विवाह देखने को मिलते हैं, जिसमें कि लोग अपने समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में, अपने वंश में, अपने गोत्र में, अपने प्रवर में, अपने पिंड में विवाह नहीं करते हैं। तो आखिर में इसके पीछे क्या रूल्स हैं उसको थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। गोत्र बहिर्विवाह, गोत्र एक्सोगेमी क्या होता है, तो हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है, अर्थात मनाही है। गोत्र का अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है जिनकी उत्पत्ति एक ऋषि पूर्वज से हुई हो। तो एक ऋषि पूर्वज जो हैं उनसे जितने उनके वंशज हैं वो अपने आप को एक गोत्र के मानते हैं। सत्याषाढ़ हिरण्यकेशी सूत्र के अनुसार, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दिया जाए, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त्य नामक 8 ऋषियों की संतानों को गोत्र के नाम से पुकारा गया है। तो ये 8 के 8 नाम आपको गोत्र में भी देखने को मिलेंगे। विज्ञानेश्वर ने गोत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि वंश परंपरा में जो नाम प्रसिद्ध होता है उसी को गोत्र कहा जाता है। तो ये विज्ञानेश्वर के कथन है। वहीं पे डॉक्टर कपाडिया का मत है कि वैदिक काल में सगोत्र विवाह निषिद्ध नहीं थे, अर्थात वैदिक काल में सगोत्र विवाह, एक ही गोत्र के जो लोग होते थे उनके विवाह होते थे, क्योंकि इस समय गंधर्व विवाह एवं स्वयंवर की प्रथा का प्रचलन था, जिनमें गोत्र संबंधी निषेधों का बना रहना असंभव था। तो हम इसको वर्जित नहीं कर सकते थे, अर्थात उस समय में कपाडिया कहते हैं कि जो वैदिक काल था उसमें सगोत्र विवाह जो थे वो मान्य थे। दूसरा जो निकल के आता है वो है सप्रवर बहिर्विवाह, अर्थात प्रवर एक्सोगेमी। गोत्र से संबंधित एक शब्द है प्रवर, जिसका अर्थ है आह्वान करना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे जब आप लोग देखेंगे कि जो भी पूजा पाठ होते हैं या यज्ञ हवन होते हैं तो उसमें कुछ हमारे पूर्वज होते हैं जिनका नाम लेके हम हवन करते हैं। तो जो सप्रवर बहिर्विवाह की बात है या सप्रवर क्या होता है, तो सप्रवर का अर्थ यही होता है कि एक ऐसी कम्युनिटी जिनकी कॉमन जो भी पूजा पाठ या संस्कार किए जाते हैं, तो जो कॉमन पूर्वजों के नाम लिए जाते हैं वो अपने आप को एक प्रवर के मानते हैं या एक सप्रवर के मानते हैं। तो यहाँ पे कर्वे का कथन है कि प्रवर का अर्थ क्षत्रियों में लगभग वंशकार या कुलकार की तरह ही है। यहाँ पे और भी हम लोग इससे रिलेटेड देख लेंगे। कपाडिया कहते हैं कि प्रवर जो है वो संस्कार अथवा ज्ञान के उस समुदाय की ओर संकेत करता है जिससे एक व्यक्ति जो होता है वो संबंधित होता है। तो यहाँ पे प्रवर जो है उस संस्कार जो होते हैं, कौन कौन से हम संस्कार निभाते हैं और किस तरीके से हम एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से अपने आप को संबंधित करते हैं, इसी के अनुसार जो होते हैं वो एक प्रवर के सभी लोग माने जाते हैं। वहीं पे पीवी काड़े का मत है कि सप्रवर विवाह निषेध 3री शताब्दी से प्रारंभ हुआ और 9वीं शताब्दी तक चलते चलते इसका रूप जो था बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था। वर्तमान समय में यज्ञों का प्रचलन और महत्व में कमी आ जाने के कारण प्रवर जैसी कोई संस्था है ही नहीं, अर्थात नहीं पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं कह दूँ कि गोत्र की बात हो रही है और प्रवर की बात हो रही है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो गोत्र और प्रवर की बात है ये दोनों के दोनों जो हैं, अभी जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसके तहत गोत्र और प्रवर का जो निषेध है उसको हटा दिया गया है। अर्थात कोई अपने गोत्र में विवाह कर सकता है, अपने प्रवर में विवाह कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो निकल के आता है सपिंड बहिर्विवाह, अर्थात सपिंड एक्सोगेमी। सप्रवर और सगोत्र विवाह बहिर्विवाह के नियम पितृपक्ष के संबंधियों से विवाह करने की स्वीकृति नहीं देते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है उसने इसको हटा दिया है, अभी इसको वैध कर दिया है कि आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रथा में ये प्रचलन है समाज में तो आज भी लोग नहीं करते हैं।
सपिंड विवाह निषेध के नियम जो है वो मातृ एवं पितृपक्ष की कुछ पीढ़ियों में विवाह पर रोक लगाते हैं। तो ये कितनी पीढ़ियां होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है वो सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की है, अर्थात हम अपने पिंड में विवाह नहीं कर सकते हैं। जबकि वहीं पे अगर प्रवर और गोत्र की बात करें तो अपने गोत्र और प्रवर में विवाह कर सकते हैं। माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के सपिंडियों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है। तो मातृपक्ष से 3 पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 3 पीढ़ी तक विवाह नहीं करते हैं। अच्छा, यहीं पे जब बात अगर पीढ़ियों की चल रही है तो अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में ऐसा देखेंगे कि जो बहन की लड़की होती है उससे विवाह कर लिया जाता है। वहीं पे अगर दक्षिण भारत में और भी राज्य जो हैं वहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरीके से जो मामा की लड़की होती है उससे विवाह का प्रचलन देखने में आता है। तो जहाँ पे अगर हम बात एक्सोगेमी की कर रहे हैं, आज भी दक्षिण भारत में बहुत ऐसी जातियां हैं जो कि इसको फॉलो करती हैं। तो ये जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है ये हमें मनाही तो करता है सपिंड विवाह की सपिंड विवाह की मनाही की मना तो करता है कि सपिंड विवाह नहीं होना चाहिए 3 पीढ़ियों तक दोनों पक्षों से। लेकिन जहाँ पे इसको ये प्रचलन में है वो लोग विवाह कर सकते हैं। यहाँ पे एक और टर्म निकल के आता है ग्राम बहिर्विवाह। तो ये हमें अपने उत्तर भारत में देखने को मिलता है और ख़ास करके अगर दिल्ली की एरिया देखें और पंजाब की एरिया देखें तो वहाँ पे लोग अपने गांव में कोई लड़के की किसी लड़की से शादी नहीं करते हैं। कुछ गांव तो ऐसे होते हैं जो कि अगर ये गांव है तो इस गांव से जो भी दूसरे गांव की बाउंड्री टच करती है उसमें भी वो लोग विवाह नहीं करते हैं। तो इसकी मनाही होती है। टोटम बहिर्विवाह की बात करें तो लोग जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लोग एक टोटम को मानने वाले होते हैं वो एक अपने खुद के एक ही पूर्वज को मानते हैं। जो भी पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, जो भी टोटम को मानते हैं तो एक टोटम को मानने वाले एक ही अपने पूर्वज को मानते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं और इसलिए वो लोग एक ही परिवार की तरह मानते हैं उसे, इसलिए उसमें विवाह नहीं करते हैं। तो टोटम बहिर्विवाह भी हमें देखने को मिलता है। अब बहिर्विवाह के लाभ क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो वेस्टरमार्क का मत है कि बहिर्विवाह का प्रचलन अगम्य गमन या इसे निकटाभिगमन भी कहते हैं या इसे इंसेस्ट टैबू भी कहते हैं, अर्थात जो हमारे करीबी संबंधी होते हैं उनसे हम यौन संबंध नहीं बना सकते हैं, उसकी मनाही होती है। तो वेस्टरमार्क का मत है कि जो ये निकट संबंधियों से यौन संबंधों को रोकने के लिए ही बहिर्विवाह का प्रचलन आया होगा। प्राणी शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि बहिर्विवाह से उत्पन्न संतानें शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से उत्तम होती हैं, क्योंकि एक ही पीढ़ी में विवाह करने पर बच्चों में शारीरिक दोष आने की संभावना रहती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी एक खुद की मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब मैं रेलवे में जॉब करती थी तो उस समय मैं चूँकि मैं कर्नाटका में ही थी और यहाँ का मैंने बताया कि यहाँ पे जो रिलेटिव्स होते हैं जैसे कि बहन की लड़की से शादी करना एक प्रायोरिटी होती है कि हाँ शादी कर दी जाती है या रिलेशन में शादियां होती हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो मैं जब वहाँ ऑफिस गई थी तो वहाँ पे जस्ट बात हो रही थी तो मुझसे पूछा गया कि आपके यहाँ शादी जो होती है उत्तर भारत में वहाँ पे क्या ट्रेंड है। तो मैंने बताया था कि वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग होते हैं अपनी ही कास्ट में प्रेफर करते हैं शादी करना, हालांकि अपने रिलेशन में शादियां नहीं होती हैं। तो फिर उन लोगों ने बताया कि हम लोगों के यहाँ रिलेशन में ही शादियां होती हैं और मैंने फिर कहा कि मैंने उसके फ़ायदे बताए थे कि तब तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों में कि जब आप लोगों के यहाँ रिलेशन में ही शादी हो जाती है तो प्रॉपर्टी का कोई जो झगड़ा है वो तो होता ही नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने पास ही रह जाती है।
तो उस समय उन लोगों ने बताया कि ये तो जो है वो है एक पक्ष, लेकिन इसका दूसरा जो ड्रॉबैक होता है अर्थात डीमेरिट होती है, वो सबसे बड़ा डीमेरिट यही होता है कि चूँकि जितनी भी शादियां होती हैं वो रिलेशन में ही होती हैं, और इस प्रकार से जो संतानें उत्पन्न होती हैं तो वो एक उन्हीं के कहेंगे कि लक्षणों को लेते हुए एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक बढ़ती रहती हैं। तो अगर मान लेते हैं कि किसी परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, अगर हेरिडिटी में अगर प्रॉब्लम है किसी के हेल्थ वाइज, तो इस तरीके से अगली पीढ़ी में भी वो चीज़ें आती जाती हैं, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है। तो ये चीज़ उन लोगों ने बताया कि आप लोगों के यहाँ चूँकि इस तरीके का नहीं है कि रिलेशन में शादियाँ होती हैं, तो ये आप लोगों के यहाँ सबसे अच्छा है कि आप लोगों को एटलीस्ट चूँकि दूसरे परिवारों में दूसरे एरिया में शादी होती है, तो इस तरीके से जो ये हमें एक बोलेंगे कि आनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं उससे आप लोग को बचने में काफ़ी सहायता मिलती होगी। तो इस तरीके का मैंने वहाँ पे ऐसा देखा था कि यहाँ पे जो है कर्नाटका में इस तरीके की लोगों की ऐसी सोच है कि हाँ, रियल में देखा जाए तो ऐसा होता भी है इस तरीके का, क्योंकि ये प्राणिशास्त्रीय दृष्टि से करेक्ट है। तो बहिर्विवाह से उत्पन्न संतानें जो होती हैं वो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से उत्तम होती हैं, क्योंकि चेंज हो जाता है, क्योंकि एक ही पीढ़ी में विवाह करने पर बच्चों में शारीरिक दोष आने की संभावना रहती है। बहिर्विवाह के कारण विभिन्न समूहों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क बढ़ता है और भेदभाव तथा संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है। जब रिलेशन में ही शादी होती है तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं और हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि सारे लोग तो अपने ही हैं, सारे लोग रिलेटिव ही होते हैं। लेकिन जो बहिर्विवाह होता है तो चूँकि विभिन्न समूहों में शादी होती है, तो वहाँ के जो कल्चर होते हैं, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल होता है वो अलग तरीके से होता है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि लड़की जो आई है वो दूसरे कल्चर की आई हुई है, तो यहाँ के हिसाब से सीखती है, समझती है, और इस प्रकार से भेदभाव तथा संघर्ष की जो संभावना होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। बहिर्विवाह के कारण परिवार में सुख शांति एवं प्रेम का वातावरण बना रहता है, क्योंकि जो लड़की होती है या लड़का होता है वो दूसरे प्लेस से होता है। समनर एवं केलर का कथन है कि अंतर विवाह को इन्होंने रूढ़िवादी माना है और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि समनर और केलर ये दो विचारक हैं जिन्होंने अंतर विवाह को अर्थात एंडोगेमी को रूढ़िवादी माना है, वहीं पे एक्सोगेमी अर्थात बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया है। पीवी काड़े लिखते हैं कि बहिर्विवाह के द्वारा एक पीढ़ी को अपने दोष दूर करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इसके द्वारा रक्त के संयोग हमेशा नवीन रूप ग्रहण करते रहते हैं। तो अभी जैसा मैंने एग्जाम्पल अभी दिया यहाँ का कर्नाटका का, तो इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पीवी काड़े इस बात को समर्थन करते हैं। बहिर्विवाह से कुछ हानियां भी हैं, तो बहिर्विवाह से हानियां क्या है ये देख लेते हैं। तो इससे विवाह का क्षेत्र जो होता है वो संकुचित हो जाता है, अतः विवाह साथी के चुनाव में कठिनाई आती है, क्योंकि हम जब अपनी एरिया से बाहर हम ढूंढने लगते हैं तो फिर वहाँ पे हमको बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि हमको फिर बहुत ज़्यादा पता नहीं रहता है और क्षेत्र कहेंगे कि एक लिमिटेड ही हो जाता है कि हमको किसको ढूंढना है किसको नहीं। ब्लंट ने बताया है कि पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ियों को छोड़कर विवाह करने से करीब 2121 केस में संभावित संबंधियों से विवाह वर्जित हो जाता है। तो अगर हम पिता की ओर से 7 पीढ़ी छोड़ दें और माता की ओर से 5 पीढ़ियों को छोड़ दें और तब विवाह करने के लिए सोचें, तो जो इतने हमारे संबंधी हैं 2121, ये लोग विवाह हम उनसे नहीं कर सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है, एक लिमिटेड बोलेंगे एक लिमिटेशन हो जाती है, एक सीमित दायरे में हम बच जाते हैं कि इनसे तो, क्योंकि जिनको हम जानते हैं उनसे तो विवाह कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो बात कही है ये ब्लंट ने कही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। विवाह का दायरा सीमित होने से योग्य वर नहीं मिल पाते हैं, फलस्वरूप दहेज की समस्या पैदा होती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह।
इसमें अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होता होगा तो आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ, और जो कि आप लोगों को याद करने के लिए सिर्फ यही कन्फ्यूजन होता है कि किसे अनुलोम कहते हैं, किसे प्रतिलोम कहते हैं। बाकी आप लोगों को इसमें पता है कि एक पक्ष जो होता है वो उच्च होता है, दूसरा जो होता है उसकी स्थिति निम्न होती है। अभी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि किसकी स्थिति उच्च होती है, किसकी निम्न होती है, ये आप लोगों को कभी नहीं भूलेगी। बात अनुलोम की है, ठीक है, अभी हम लोग इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जस्ट एक नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं। आप लोगों को नॉर्मली जो सोसाइटी में दिखता है वो यही दिखता है कि जो लड़के जो होते हैं वो उनका स्टेटस जो होता है, जिससे भी शादी होती है, अगर एक लड़की की शादी करने के लिए एक पिता अपने लिए लड़की के लिए अगर वर ढूंढ रहा है तो वो सोचता है कि हमारी लड़की से अच्छे कंडीशन में लड़का मिले। ये एक नॉर्मल हर सोसाइटी में ऐसा होता है। तो इसी को हम जो है वो अनुलोम कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें लड़के की स्थिति जो है वो उच्च होती है लड़की की स्थिति से। बस इतना ही अंतर है और कहीं कोई अंतर नहीं है। अर्थात अनुलोम का मतलब यही समझिए कि अनु है तो अनु का मतलब ये है कि लड़का जो है वो उच्च स्थिति में है और लड़की जो है वो निम्न स्थिति में है। इसे हम अनुलोम मैरिज या फिर हाइपरगेमी कहते हैं। तो हाइपर का मतलब ये होता है हाइपरटेंशन हम बोलते हैं, बीपी हाई हो गया था तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो उच्च की बात है, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश टर्म से भी याद रख सकते हैं। हाइपर का मतलब उच्च होता है और लड़के की स्थिति इसमें उच्च होती है। सिर्फ एक को रेफरेंस आप लोग रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। वहीं पे जस्ट इसका अगर अपोजिट कर दें कि हम लड़की की स्थिति जो है वो उच्च है लड़के से, और जो लड़के की स्थिति है वो लड़की से उच्च है, लड़की की स्थिति जो है वो लड़के से यदि उच्च है तो जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। अनुलोम विवाह अर्थात हाइपरगेमी। हाइपर में बस इतना समझिए कि लड़का जो है, अक्सर करके आप लोग नॉर्मली ये भी देखेंगे कि हमारा समाज ही पितृसत्तात्मक है, अर्थात लड़कों की स्थिति जो होती है वो हाई होती है। तो बस उसी से आप लोग याद करिए कि हाइपरगेमी अर्थात अनुलोम विवाह जो है, जिसमें लड़का जो होता है उच्च स्थिति में होता है, लड़की जो होती है वो निम्न स्थिति में होती है। जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह उच्च, आप लोग देख सकते हैं, जब एक उच्च वर्ण हो सकता है, जाति हो सकती है, उपजाति हो सकती है, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र है लड़के से नीचे हो, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। अर्थात ये, एक मिनट में इसको यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा लड़का है और ये लड़की है। ये आप लोग जस्ट माइंड में इमेज की तरह बिठा लीजिए तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये अनुलोम विवाह होता है। वहीं पे प्रतिलोम विवाह जो है, या इसे हाइपोगेमी कहते हैं, जब एक निम्न वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र जो है वो लड़के से उच्च हो, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति है वो लड़की जो है वो उच्च स्थिति में है, किससे? लड़के की स्थिति से। तो जो लड़का है उसकी स्थिति यहाँ पे निम्न होती है। तो ये हमारा प्रतिलोम विवाह होता है। हालांकि प्रतिलोम विवाह को ज़्यादा मान्यता नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारी समाज की टेंडेंसी ऐसी है कि हम सोचते हैं कि लड़की जो है वो भले निम्न हो, लड़का जो है वो हायर स्टेटस में या हायर कुल का हो, गोत्र का। आप लोग खुद एक सिंपल सा एग्जांपल सोसाइटी में देख सकते हैं कि एक ब्राह्मण लड़का अगर है या एक क्षत्रिय लड़का है, वो किसी निम्न जाति कुल की लड़की से शादी कर ले तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण की कोई लड़की हो और वो निम्न जाति के लड़के से विवाह कर ले तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। समाज में लोग विभिन्न तरीके की बातें बनाने लगते हैं, तो उसी को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। हालांकि
हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह दोनों को ही वैध माना गया है। तो अगर एज पर कानून देखें तो जो अनुलोम विवाह है और प्रतिलोम विवाह ये दोनों के दोनों मान्य हैं, कानूनन जो है ये दोनों मान्य हैं, चाहे समाज में लोगों की मानसिकता या सोच जो भी हो। हालांकि यहाँ पे एक और फैक्ट है कि जो प्रतिलोम विवाह होता है उसमें जो ऋषि मुनि रहे हैं या बहुत लोग होते हैं जिन्होंने इसका अपोज भी किया था, इसको मान्य नहीं माना था, और जो इनसे जो बच्चे होते हैं उनको चांडाल कहते हैं लोग, तो या निषाद कहते हैं। तो इस तरीके की सोसाइटी में ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जो कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर जो था विवाह से संबंधित कौन से रूल्स हैं वो हम लोगों ने समझा डिटेल में। अगले लेक्चर से हम लोग प्रारंभ करेंगे, चूँकि विवाह का टॉपिक बहुत ही वास्ट है। मैंने इसको देखा, मैं सोची थी कि 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने आज जब विवाह के नियम को मैं देख रही थी तो ये अपने आप में खुद ही ये एक अच्छा खासा मटेरियल है, इसमें कंटेंट है। अब इसके बाद से हम देखें तो हिंदू विवाह है, इसके क्या नियम हैं, या हिंदू विवाह की क्या क्या अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, लक्षण हैं। वहीं पे मुस्लिम विवाह है, बाकी आपका जैन धर्म का है, ईसाई धर्म का है, बौद्ध धर्म का है। विभिन्न धर्मों में विवाह के किस प्रकार से हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं उसको हम लोग एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग जो विभिन्न रिलीजन में शादियाँ होती हैं, विवाह होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं उनको समझने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, हमें कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।